हाँ जी, तो बच्चों रिप्रोडक्शन में लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था। जिन लोगों ने लास्ट क्लास नहीं देखी है वो पीछे की रिकॉर्डिंग जाके देख सकते हैं। रिप्रोडक्शन में बच्चों दो टाइप के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा कि वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास कि सिंगल पेरेंट, ओनली सिंगल पेरेंट या सिंगल ऑर्गेनिज्म इज रिक्वायर्ड टू रिप्रोड्यूस, है ना। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। एसेक्सुअल में मेल एंड फीमेल दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इज इट ओके? तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये क्या है, differences in reproduction in unicellular and multicellular organisms, unicellular and multicellular organisms। बहुत क्लियरली आपको यहां से देखना है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, फोकस करिएगा थोड़ा। पहली लाइन क्या है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सेल डिवीजन और फिजन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। या तो सेल डिवीजन होगा या फिजन होगा। फिजन यानी कि दो या दो से ज्यादा पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा। इज इट ओके? ठीक है, हाँ ध्यान से सुनिएगा। और मल्टी सेल्यूलर में क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर में दो चीजें आएंगी, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मल्टी सेल्यूलर में दो चीजों का ध्यान रखना है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं बेटा, एक सिंपल मल्टी सेल्यूलर होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर होते हैं। अगर सिंपल मल्टी सेल्यूलर है, ध्यान से सुनना, तो मैंने आपको बताया कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन होगा या फिजन होगा, ठीक है, जिससे कि न्यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो जाएगा, नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो जाएगा। अगर नया ऑर्गेनिज्म सिंपल प्रोसेस से हो रहा है तो यहां पे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में कौन सा प्रोसेस होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से काम चल जाएगा। किसमें, यूनिसेल्युलर में। अब आ जाइए मल्टी सेल्युलर में। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल मल्टी सेल्युलर जिनमें ढेर सारे सेल्स हों लेकिन सारे जो है सिमिलर टाइप्स के सेल्स हों, है ना। तो सिंपल मल्टी सेल्युलर और कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर हमारे जैसे, है ना। तो जो सिंपल मल्टी सेल्युलर हैं वो अगेन दे रिप्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल। सिंपल मल्टी सेल्युलर की अगर मैं बात करूं, सिंपल मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सिंपल मल्टी सेल्युलर किससे रिप्रेजेंट, किससे रिप्रोड्यूस होंगे, एसेक्सुअल से ही, सिंपल, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स मल्टी, सर प्लांट मल्टी सेल्युलर है, ठीक है जी। कुछ प्लांट सिंपल मल्टी सेल्युलर होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब ध्यान से सुनिएगा, जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस मेथड से रिप्रोड्यूस करेंगे, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करेंगे। यानी कि आपको एक चीज क्लियर हो गई, यूनिसेल्युलर कौन सा मेथड यूज करेगा, एसेक्सुअल। मल्टीसेल्युलर कौन सा यूज करेगा, आप पूछोगे सर सिंपल मल्टीसेल्युलर है या कॉम्प्लेक्स है, मैंने कहा सिंपल है, तो आप कहोगे सिंपल जो है वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करेगा और जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से करेगा। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है आप लोगों को? इसमें यही चीजें बताई गई है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेल्युलर में भी होता है और मल्टीसेल्युलर में भी होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ किस में होता है, सिर्फ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ही होता है। इतना क्लियर है? कौन से मल्टी सेल्युलर, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर। इज दैट क्लियर बच्चों? ये सेकंड पॉइंट में यही सारी चीजें लिखी हुई हैं। आपको एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है, डिफरेंशिएट इन रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। इज इट ओके? इतना क्लियर है भाई? ये समन कौशिक, हाँ जी, कहां ध्यान है, कहां देख रहे हो, जतिन, आरुषि वर्मा लिख रहा था। अच्छा अच्छा, समझ में आया आरुषि? यहां पे जो चीजें मैंने बताई हैं इसका सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो अब हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आता है फिजन। सबसे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सबसे पहले फिजन होता है जी। फिजन आपको पता है क्या होता है? हाँ जी, फिजन के बारे में कोई बताएगा? यस सृष्टि, एनी आइडिया अबाउट द फिजन? हाँ जी, नो आइडिया, कोई बात नहीं। राघव, राघव फिजन क्या होता है?
when organism divides into two or more organisms, ठीक है, दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म में वो डिवाइड होता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिजन। यहां पे जो ऑर्गेनिज्म है ना, वो यूनिसेल्युलर होना चाहिए, यूनिसेल्युलर। एक वर्ड में लिखना यहां पे भूल गया, मुझे यहां लिखना था, व्हेन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स डिवाइड्स इनटू टू और मोर सेल्स। अगर एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा सेल्स में वो डिवाइड करता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फिजन। कौन, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू और मोर सेल्स। यूनिसेल्युलर एक सिंगल सेल वाला है, वो और दो सेल में डिवाइड होता है या दो से ज्यादा सेल में डिवाइड होता है, तो इस प्रोसेस को फिजन कहा जाता है। एक सेल से दो ऑर्गेनिज्म बन गए, यही तो रिप्रोडक्शन है ना। चलिए, अब मैंने कहा टू और मोर, अगर टू होते हैं बच्चों, अगर टू होते हैं तो ये होता है बाइनरी फिजन। क्या होता है, बाइनरी। बाइनरी से वर्ड आया ना, BI, बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब टू। और अगर मोर होते हैं तो मल्टीपल फिजन, यानी कि फिजन इज ऑफ टू टाइप्स। फिजन जो होने वाला है आपका, वो दो टाइप का होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी फिजन से। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जब डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बाइनरी फिजन। समझ गए, यस। इन बाइनरी फिजन, सॉरी, इन बाइनरी फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म क्या करता है बच्चों, स्प्लिट्स टू फॉर्म टू और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म। एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म दो या दो से ज्यादा, स्प्लिट्स टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिजम्स। टू, सिर्फ दो, है ना। टू का मतलब समझ रहे हो, टू का मतलब बाइनरी, टू का मतलब बाइनरी। एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म दो नए ऑर्गेनिज्म में अगर स्प्लिट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, ध्यान सुनिएगा, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया एंड लीशमीनिया विच कॉजेज कालाजार। याद रखिएगा, एग्जाम्पल बताए गए हैं आपको बाइनरी फिजन के। कौन कौन ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, लीशमीनिया है। अच्छा, लीशमीनिया आपने क्लास 9 में पढ़ा था। लीशमीनिया इज अ ऑर्गेनिज्म माइक्रोब विच कॉजेज द डिजीज कॉल्ड काला अजहर, है ना। एक डिजीज होती है काला अजहर, ठीक है जी, उसकी वजह से। तो काला अजहर कौन कॉज करता है, उसका पॉजिटिव एजेंट कौन है, लीशमीनिया। ये मैंने इसलिए डाला क्योंकि लास्ट टाइम क्वेश्चन आ गया था कि नेम द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय विच द ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज काला अजहर रिप्रोड्यूस, ठीक है। आप ऐसा, आप देखो, डायरेक्ट नाम नहीं दिया उसने, डायरेक्ट लीशमीनिया नहीं कहा, उसने कहा काला अजहर का कोई और नाम है। काला अजहर का नाम काला अजहर ही है। और इसका क्या प्रोसेस दिखा देता हूं मैं आपको, काला अजहर में कैसा क्या होता है। काला अजहर का यही नाम है, काला अजहर। मैं दिखा देता हूं क्या होता है ना। आप हिंदी सोच रहे हैं उसकी क्या होती है ना, कि हिंदी में क्या होता है। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर ये काला अजहर जो है, ये इंडियन डिजीज है क्या कोई, तो मैं दिखा देता हूं आपको कि व्हाट हैपन, इसमें क्या होता है। हैं जी, क्या कह रहे हो सर, लीशमान। मैं दिखा देता हूं आपको। इस टाइप के जो हैं, आप देख रहे हैं, इस टाइप का इफेक्ट हो जाता है। दिख रहा है आपको, ये फेस के ऊपर आप देख रहे हैं, जो है बहुत मोटे पिंपल टाइप दिख रहा है आपको भी, विजिबल है ना। हाँ, और बड़ा कर सकता हूं मैं अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो ये जो डिजीज है, इसको काला अजहर, इस टाइप के स्पॉट्स आ जाते हैं और बहुत ह्यूज नंबर में पिंपल टाइप जो है वो चीजें डेवलप हो जाती हैं। हाँ जी, दिख रहा है ना सबको, यस, ठीक है। तो काला अजहर इस टाइप का डिजीज है, और ये किससे होता है, लीशमीनिया से। और लीशमीनिया क्या, एक प्रोटोजोआ है, याद रखिएगा। माइक्रोब की 5 कैटेगरी होती है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, वॉर्म्स एंड प्रोटोजोआ, है ना।
5 कैटेगरी होती है, और आजकल हम कौन सी कैटेगरी से ज्यादा इन्फेक्टेड हैं, जिसकी वजह से मैं और आप वर्चुअली पढ़ रहे हैं? वायरस, है ना? वायरस से। वेरी गुड, ठीक है जी। तो काला अजहर, काला अजहर याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या आया था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं जिनसे काला अजहर होता है। तो सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि लीशमीनिया की बात कर रहा है, और लीशमीनिया बाइनरी फिजन से होता है। अभी बताने वाला हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीशमीनिया और अमीबा को पढ़ेंगे हम आगे। बाइनरी फिजन इज समवट सिमिलर टू माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर क्या होता है बच्चों? माइटोसिस इज अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन। माइटोसिस क्या होता है? काइंड ऑफ सेल डिवीजन होता है, तो इसलिए उसने इसका कंपैरिजन इससे किया है। माइटोसिस इज काइंड ऑफ सेल डिवीजन, काइंड ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बाइनरी फिजन कुछ कुछ वैसा ही है जैसा कि माइटोसिस होता है। माइटोसिस मियोसिस हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। अब होता क्या है ड्यूरिंग बाइनरी फिजन? देखिए मैं आपको दिखा देता हूं बाइनरी फिजन में क्या होता है। ये अमीबा है आपका, ठीक है, ये अमीबा दिखाई दे रहा है। अमीबा का कोई शेप तो फिक्स होता नहीं है, अमीबा जी ऐसे चल रहे हैं। अमीबा ने सोचा चलो रिप्रोड्यूस कर लिया जाए, तो जब वो रिप्रोडक्शन करता है तो सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर कॉन्ट्रेक्शन आना, पतलापन आना शुरू होता है न्यूक्लियस के अंदर। सेकंड देख रहे हैं, एलोंगेशन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस में एलोंगेशन आना शुरू होता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ ग्रूव। ग्रूव का मतलब है कि न्यूक्लियस थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड, ऐसे ग्रूव डेवलप हो गया न्यूक्लियस के अंदर। देख रहे हैं आप? ये देखिए, ये देखिए, इसको थोड़ा बड़ा करके मैंने यहां दिखा दिया। ये न्यूक्लियस है, अंदर वाला पार्ट बाहर निकाल के दिखाया मैंने। न्यूक्लियस में ग्रूव डेवलप हो गया, और जैसे ग्रूव डेवलप होगा न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। यहां पे देख रहे हैं आप, न्यूक्लियस सेपरेट हो गया है। और ये देखिए, ये जो है ना कॉन्ट्रिक्शन इन द सेल वॉल, इसको क्या बोलेंगे हम? कॉन्ट्रिक्शन, पतलापन आ गया, कॉन्ट्रिक्शन इन मेम्ब्रेन। सेल वॉल तो होती नहीं अमीबा में ना, मेम्ब्रेन, कॉन्ट्रेक्शन आ गई मेम्ब्रेन में। और जी उसके बाद जो है ऐसे ऐसे करता गया करता गया करता गया, और लास्ट में फाइनली डिवाइड हो गया। तो इसके ना प्रोसेस पूछ ले जाते हैं कि सबसे पहले क्या होता है? एलोंगेशन ऑफ द न्यूक्लियस। उसके बाद क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ द ग्रूव। डेवलपमेंट ऑफ द ग्रूव का मतलब न्यूक्लियस सेपरेट हो गया है। उसके बाद कंट्रेक्शन इन द मेम्ब्रेन, और उसके बाद टू डॉटर सेल्स, दो डॉटर सेल प्रोड्यूस हो गई। तो देख रहे हैं आप बाइनरी फिजन में कैसे एक अमीबा से दो डॉटर सेल प्रोड्यूस हो गई हैं। इज दैट क्लियर? सबसे पहले क्या हुआ? एलोंगेशन इन द न्यूक्लियस, फिर ग्रूव्स बनते हैं, फिर सेल मेम्ब्रेन में कॉन्ट्रेक्शन आती है, उसके बाद दो डॉटर सेल प्रोड्यूस हो जाती है। इज इट ओके बच्चों? क्लियर है इतना? सर ये बनाना है? बनाना नहीं है भाई, ये अमीबा है। कौन कह रहा है बनाना है? बनाना दिख रहा है आपको? नोटबुक में। अच्छा, कॉपी करना है। हाँ बिल्कुल, अगर आप इस डायग्राम को जरूर कॉपी कर लें, डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें स्टेप याद रखिएगा। सबसे पहले क्या हो रहा है? न्यूक्लियस में हलचल शुरू होती है। जैसे ही रिप्रोडक्शन का ऑर्डर आता है कि भाई अब रिप्रोड्यूस करना है, तो सबसे पहले क्या होगा? न्यूक्लियस, कंट्रोल सेंटर यही होता है, यहां पे मूवमेंट होना शुरू होता है। न्यूक्लियस फिर ऑर्डर देता है कि चलो भाई डिवाइड हो जाओ। फिर उसके बाद ग्रूव्स बनते हैं, न्यूक्लियस सेपरेट होता है, कॉन्ट्रिक्शन आती है, दो डॉटर सेल बन जाती हैं। डायग्राम आप फटाफट बना सकते हैं, ठीक है जी। सर इस प्रोसेस को कितना टाइम लगता है? इट विल टेक सम टाइम। हम बोल सकते हैं इसको शायद मिनट्स में टाइम लगता है, इसको आवर्स में तो नहीं लगता, मिनट्स में लगता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन में मंथ्स का टाइम होता है, ठीक है, तो इसमें मिनट्स लगते हैं आपके, मिनट्स में हम बोल सकते हैं। तो ज्यादा टाइम वाला प्रोसेस नहीं है, हम अगर अपने से कंपेयर करें तो। इज इट ओके बच्चों? क्लियर है? वैसे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आपको करना क्या होगा, जैसे मैं समझा रहा हूं आपको, तो आपको इसको बना के जो जो आएगा वो मुझे शेयर करना होगा कि सर ये आपका आ गया है, क्योंकि मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा कि वर्क सबमिट करें अपना वहां पे। तो डेली वर्क वही सबमिट करना है, यही आपका होमवर्क रहेगा। अभी सिर्फ समझ लीजिए, और रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप दोबारा सुन सकते हैं इसमें, ठीक है। चले, अमीबा क्लियर है आपको? बाइनरी फिजन। इसके बाद आ जाइए लीशमीनिया। लीशमीनिया एक प्रोटोजोआ है, लीशमीनिया एक प्रोटोजोआ है ना। और लीशमीनिया में देख रहे हैं आप भाई, ये बड़ा अमेजिंग सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हर कोई नहीं दे पाता है, हर कोई इसका आंसर नहीं दे पाता है। प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ है। और आप देख रहे हैं कैसे डिवाइड हो रहा है ये देखिए, ये यहां से डिवाइड होना शुरू हुआ, ये देखिए डिवीजन यहां से हो रहा है, अमीबा की तरह नहीं है।
कि कहीं से भी हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडनली होता है, डेफिनेट ओरिएंटेशन होती है इसकी, फिक्स पोजीशन होती है जहां से डिवाइड होना है, ठीक है। इन इन लीशमीनिया, इन लीशमीनिया there is definite orientation, ठीक है। आरुषि उपाध्याय एंड आरुषि वर्मा, समझ में आ रहा है बच्चों? डेफिनाइट ओरिएंटेशन फॉर डिवीजन ऑफ सेल। आरुषि वर्मा, आपकी आवाज नहीं आई मुझे। देखिए डिफरेंस, ये डिफरेंस है कि लीशमीनिया में डेफिनेट ओरिएंटेशन होता है ना। बाइनरी फिजन में, अमीबा में कहीं से कुछ भी हो जाए, कहीं से भी डिवाइड हो सकता है, अमीबा में कहीं से भी डिवाइड हो सकता है। क्वेश्चन आएगा आपको कि बाइनरी फिजन तो दोनों में होता है, डिफरेंस क्या है कि अमीबा में कहीं से भी डिवीजन हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन यहां पे लॉन्गिट्यूडनली ही डिवीजन होगा। यहां पे ऐसे डिवाइड नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता इधर कि दो पार्ट में हो जाए, यहां से नहीं, यहां पे इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनली यानी कि डेफिनेट ओरिएंटेशन में डिवीजन होगी इसकी। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, डिफरेंशिएट, क्वेश्चन यहां से बनता है डिफरेंशिएट बाइनरी फिजन इन अमीबा एंड लीशमीनिया, अमीबा एंड लीशमीनिया, ठीक है। इज इट ओके? तो बाइनरी फिजन दोनों में है, दोनों में डिफरेंस नजर आ गया आपको? हाँ जी बच्चों, क्लियर है ये? आर्यन सिंह, रिधिमा ठाकुर? यस सर। भैया कैमरा ऑन नहीं है, मैं सबको देख रहा हूं, ये जो बच्चे हैं। हाँ, भरत सिंह, क्या नाके नहीं आए क्या आज? है भाई, कैमरा ऑन करने में शर्म आ रही है। राहुल शर्मा, चलिए, तो क्लियर हो गया इतना, आगे चलते हैं। अब आती है बात मल्टीपल फिजन की। बाइनरी फिजन में क्या हो रहा था? बाइनरी फिजन में हो रहा था कि एक से दो सेल बन रहे थे, लेकिन मल्टीपल फिजन में क्या होता है बच्चों? मल्टीपल फिजन में बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज आ जाती है, द पेरेंट स्प्लिट्स टू फॉर्म मेनी ऑर्गेनिजम्स एट अ सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल सिंगल सेल्ड प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कौन सा डिजीज करता है? प्रोटोजोआ होता है प्लाज्मोडियम। कौन सी डिजीज करता है? मलेरिया। मलेरिया का मच्छर बहुत जल्दी फैलता है, ऐसा आपने सुना है। मलेरिया ब्रीड द मॉस्किटो कॉजिंग मलेरिया, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया स्प्रेड्स या ब्रीड्स वेरी फास्ट। रीजन क्या है भाई? अमीबा तो एक से दो होगा, दो से चार होगा, चार से आठ होगा। एंड व्हाट अबाउट द मल्टीपल फिजन इन द प्लाज्मोडियम? क्या होता है? एक से 100, 100 से 10,000, 10,000 से 10 लाख, 10 लाख से पता नहीं कितने, है ना। तो 4 बार डिवाइड हुआ और करोड़ों में गिनती पहुंच गई। अमीबा बेचारा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ऐसे चलता रहेगा, है ना। तो देख रहे हैं, मल्टीपल फिजन बहुत फास्ट प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है। और एग्जाम्पल आपको बता दिया गया है, कौन है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक डिजीज कॉज करता है। प्लाज्मोडियम से कौन सी डिजीज होती है बच्चों? मलेरिया, है ना। और मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड होती है। कौन सा मॉस्किटो वेक्टर होता है? मलेरिया का वेक्टर पता है आपको कौन सा मॉस्किटो होता है? बताएंगे? फीमेल एंड मॉस्किटो। फीमेल मॉस्किटो? फीमेल तो बहुत है भाई, कौन सा फीमेल? गूगल पे नहीं सर्च करें, बच्चे लग गए गूगल पे सर्च करने। हाँ जी, यस, सामर्थशील, आप बताएंगे जरा, आप समझदार से बच्चे लगते हैं हमको। हाँ जी, सामर्थशील बताएं जरा। फीमेल एनोफ्लीज, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो होता है जी, याद रखिएगा। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो होता है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो होता है, जो क्या करता है बच्चों? जो मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को कैरी करता है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक, ठीक है। तो यहां पे आप लिख दीजिए, हाँ यहां पे लिख देता हूं मैं, फीमेल एनोफ्लीज। ये नॉलेज के लिए है,
carries plasmodium फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। ठीक है, चलिए अब होता क्या है, हमारा मोटिव वो नहीं था, हमारा मोटिव है कि भाई ये डिवीजन कैसे होता है इसका। देखिए ये सेल है, आपको नीचे दिख रहा होगा, नीचे एक सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस है ना। अब एक न्यूक्लियस से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, और ऐसे चलते चलते ना ये पूरा पेरिफ्री तक बन जाता है, इसका पूरा भर जाता है। जब ये पैकेट भर जाएगा ना, जब ये पैकेट भर जाता है तो व्हाट विल हैपन, भाई आप किसी एक पॉली बैग लो, सामान डाले जाओ डाले जाओ डाले जाओ, व्हाट विल हैपन एंड एट लास्ट एक स्टेज क्या आएगी, बताइए क्या होगा, बता सकते हैं? हाँ जी नितिन मिश्रा, एक पॉली बैग में सामान डाले जाओगे डाले जाओगे डाले जाओगे, व्हाट विल हैपन, क्या होगा एंड एट लास्ट? पॉली बैग टीयर हो जाएगी, फट जाएगा, टेयर अप हो जाएगा। और क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये डिवाइड होते जाते हैं अंदर ही अंदर, मल्टीपल टाइम्स न्यूक्लियस डिवाइड होगा, होता रहेगा होता रहेगा। एक स्टेज ऐसी आएगी कि पूरा का पूरा जो पैकेट है वो पूरा भर गया और वो डिवाइड होना बंद नहीं करेगा, और एंड एट लास्ट जो कवर है उसका वो बर्स्ट अप हो जाएगा और ये बाहर निकलेंगे, घूमेंगे। आप कहेंगे सर ये तो न्यूक्लियस है, इसकी मेम्ब्रेन कहां है? भाई न्यूक्लियस जो था ना, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था अंदर ही अंदर ना, इसके ऊपर थोड़ा 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 बहुत स्मॉल अमाउंट में जो ऊपर ऊपर ना थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लग गया, साइटोप्लाज्म, देखिए देख रहे हैं आप, ऐसे साइटोप्लाज्म लग गया। और जैसे ही वो पॉली बैग बर्स्ट अप होता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, दिस साइटोप्लाज्म फॉर्म्स द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन बनाता है। और ईच न्यूक्लियस, अब हर एक न्यूक्लियस एक न्यू इंडिविजुअल की तरह बिहेव कर रहा है यहां पर, समझ गए? देखिए सुनते हैं यहां पे, ड्यूरिंग मल्टीपल फिजन न्यूक्लियस डिवाइड सेवरल टाइम्स इनटू मेनी डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड करता है वो। द डॉटर न्यूक्लियाई अरेंज अलोंग द पेरिफ्री ऑफ द पेरेंट सेल, पेरिफ्री समझे, बाउंड्री के अलोंग, ठीक है, बाहर 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 इकट्ठा होता चला जाता है अलोंग द बाउंड्री। And a bit of cytoplasm accumulates around each daughter nuclei, देख रहे हैं येलो बनाया मैंने, ये क्या है? दिस इज साइटोप्लाज्म। ये येलो वाला जो पोर्शन है ना, ये क्या है बच्चों? थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लग गया, और साइटोप्लाज्म जब लग जाता है न्यूक्लियस के ऊपर तो उसे कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है। फाइनली जब वो पूरा भर जाता है, पूरा कवर हो जाता है, फाइनली द डॉटर न्यूक्लियाई डेवलप्स एंड आउटर मेम्ब्रेन and the multinucleated body divides into many parts as the number of daughter nuclei and forms the daughter individual। भाई वो चलता रहता है, भर गया पूरा पैकेट, भर गया, उसके बाद बर्स्ट अप हो गया, बर्स्ट अप हुआ तो जितने भी डॉटर न्यूक्लियाई थे ना वो सब डॉटर सेल्स में डेवलप हो गए, यानी कि एक सेल से मल्टीपल सेल्स बन गए हैं। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज मल्टीपल फिजन। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट जो है ना, ये एक्सप्लेनेशन है इसकी कि हाउ मल्टीपल फिजन टेक्स प्लेस, तो प्लीज ध्यान से इसको आपने करना है, एक्सप्लेनेशन इसकी। हाँ जी बेटा बोलिए। सर पेरेंट सेल कितनी डेफिनेट बार डिवाइड करता है, जितनी बार भी कर सकता है? नहीं वो कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, जैसी एनवायरमेंटल कंडीशन, जैसी उसको जितना न्यूट्रिशन मिलता है, जितना उसके लिए फेवरेबल होता है, उतना टाइम में डिवाइड हो जाता है। मतलब ऐसा होता होगा एक फिक्स नंबर, ऐसा है कि भाई 50 to 100 या 100 to 200, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई 50 कर रहे हैं और कोई मिलियंस में चला गया, ऐसा नहीं होगा, है ना? कोई 50 कर रहा है, कोई 100 कर रहा है, बस इस रेंज में चलेगा वो। इज इट ओके बच्चे? यस हाँ जी। हाँ, तो जो नए इंडिविजुअल्स बनेंगे तो वो भी ग्रो कैसे, बेनिफिट? हाँ वो भी, और क्या? अरे भाई अमन कौशिक, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, है ना? जैसे हमारे परदादाजी रिप्रोड्यूस हुए थे, वैसे ही दादाजी रिप्रोड्यूस हुए, और वैसे ही पिताजी रिप्रोड्यूस हुए, वैसे ही हम रिप्रोड्यूस हुए, वैसे ही हमारे आगे आने वाली जनरेशन रिप्रोड्यूस होगी। एक सेम स्पीशीज का मेथड एक ही होता है, चेंज थोड़ी हो जाएगा कि भाई हम तो बाइनरी फिजन से हुए, दादाजी मल्टीपल फिजन से हुए और परदादाजी फ्रेगमेंटेशन से हो गए, ऐसा थोड़ी हुआ, है ना? तो एक स्पीशीज में एक ही मेथड चलता है बच्चों, याद रखिएगा। इसकी आने वाली जितनी भी जनरेशन है, प्लाज्मोडियम only grows with the help of multiple fission। समझ गए हैं? इज इट ओके? अमन समझ में आया बच्चे? हाँ जी, हाँ चलो बहुत बढ़िया बात है, आगे चले भाई। यस स्वामी जी।
भरत सिंह, यस सर। चलिए निखिल कुमार, समझ में आया ना ये वाला मल्टीपल फिजन। चलिए इसके बाद डिफरेंस आ जाता है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में बच्चों। ये डिफरेंस है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो यहां पे आपके लिए क्वेश्चन बन गया है, एग्जांपल्स भी मैंने बना दिए हैं। तो क्वेश्चन यहां से बन गया है, डिफरेंशिएट, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, डिफरेंशिएट मल्टीपल फिजन एंड बाइनरी फिजन। डिफरेंशिएट मल्टीपल एंड बाइनरी फिजन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है। देखो डिफरेंस एक और था, बाइनरी फिजन में भी डिफरेंस था, लीशमीनिया में और अमीबा में, है ना। फिर बाइनरी और मल्टीपल में आ गया, तो इट गिव राइज टू टू इंडिविजुअल, ये मोर देन टू इंडिविजुअल। इट अकर्स अंडर फेवरेबल कंडीशन, ये हमेशा जब कंडीशन फेवरेबल होगी तब होगा, ठीक है। और भाई इसको तो होना ही है, चाहे फेवरेबल हो चाहे ना हो, है ना। इसको देखना पड़ेगा कि भाई बाइनरी फिजन अब टाइम सही है तो अब रिप्रोड्यूस हो जाओ। ये कहेगा भाई टाइम वाइम देखी जाएगी, होगा तो हमको तो रिप्रोड्यूस करना है, हम तो करेंगे, चलता जाएगा। फेवरेबल हो अनफेवरेबल हो डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ यहां पे न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल गोज डिवाइड्स वंस ओनली, एक बार डिवाइड होता है, और यहां मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होता है ना। कौन? न्यूक्लियस। रिपीटेड डिवीजन डॉटर न्यूक्लियाई बना देता है। साइटोप्लाज्म डिवाइड्स आफ्टर ईच न्यूक्लियर डिवीजन। यहां पे क्या होता है बाइनरी फिजन में, साइटोप्लाज्म एक बार डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हुआ। यहां ऐसा होता है क्या? यहां ऐसा नहीं होता, न्यूक्लियस डिवाइड होता रहेगा, साइटोप्लाज्म बाद में लगा देंगे उसके अंदर। इज इट ओके? और यहाँ पे नो पार्ट ऑफ द पेरेंट बॉडी इज लेफ्ट अनयूज्ड, कोई पार्ट अनयूज नहीं बचता। और यहाँ पे जो आउटर कवरिंग है ना, वो बेचारी बच गई, आउटर कवरिंग तो लेफ्ट हो गई, बाकी सब अपना अपना बोले हम तो चले, आप संभालो इसको, है ना। तो आउटर कवरिंग जो है वो बच जाती है इसमें, और इसमें नहीं होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो प्लीज एक बार ध्यान से रीड कर लें इसको, प्लीज रीड कर लीजिएगा। निखिल कुमार एक बार ध्यान से, टेक योर टाइम, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से इसको रीड कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना होगा ये, ठीक है जी। अक्षय चौधरी, हाँ जी, क्लियर है बेटा, आवाज साफ आ रही है? ठीक है, रीड कर लीजिए प्लीज। नितिन मिश्रा, रमन भाई, अपने आपके ना मार्क्स पेपर हो गए हैं, कुछ लोगों के चेक हो गए हैं, बस 10-15 के रह गए हैं। तो कंप्लीट मार्क्स तो मैं अपलोड करूंगा कल। आज मैं आपके गूगल क्लासरूम पे डाल दूंगा मार्क्स। गूगल क्लासरूम पे मैंने टेस्ट को डाला हुआ है, तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार और टेस्ट को अच्छे से याद करके रिपीट करके उस पर डाल दें उस पर, ठीक है। और मार्क्स आपको मैं जैसे जिस जिसके चेक हो गए उसके गूगल क्लासरूम पे डाल दूंगा, और कल फिर ग्रुप में आ जाएगा पूरा शीट, ठीक है जी। सर वो टेस्ट वापस अटेम्प्ट करके भेजना है? हाँ, वापस अटेम्प्ट करके भेजना है यार, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इतना अच्छा किया हुआ है कि बस पूछो मत। सर रीडू? ठीक, रीडू, हाँ जी, ठीक है। चल चले भी आगे चले, मे बी प्रोसीड। चलिए, पढ़ लिया इशिका वत्स, पढ़ लिया आपने? दक्ष फोगाट है क्लास में? चलिए आगे चलते हैं। अभी तक आपने डिफरेंस देखिए, बाइनरी फिजन में अमीबा और लीशमीनिया का डिफरेंस, फिर बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन का डिफरेंस। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रोसेस है, हम फिजन पढ़ चुके हैं, फिजन 2 टाइप का, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट मेथड है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का, फ्रेगमेंटेशन। देखिए फ्रेगमेंटेशन भी कुछ वैसा ही है जैसा फिजन होता है। फिर आपने कहा सर इसमें भी 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में डिवाइड होगा, आपने कहा सर फिजन में भी ऐसा ही हो रहा था। लेकिन बच्चों यहां पे सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, और वहां क्या था? वहां था यूनिसेल्यूलर। अगर यूनिसेल्यूलर 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में डिवाइड होगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज फिजन। और अगर मल्टी सेल्यूलर 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में डिवाइड होता है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जब 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में डिवाइड होते हैं ऑन मैच्योरेशन, मैच्योर होने के बाद, तो that of each which subsequently grows to form a complete new organism called fragmentation.
एक छोटा सा डिफरेंस आपको है, फिजन और फ्रेगमेंटेशन में पूछा जाता है। तो फ्रेगमेंटेशन भी वही है, डिवीजन ऑफ सेल्स, यहाँ पे भी नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टी सेलुलर बनते हैं फ्रेगमेंटेशन में, और फिजन में सिर्फ यूनिसेल्युलर बनते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए आ जाता है, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए आ जाता है, ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए आ जाता है, एक सेकंड सुनिएगा। हेलो, हाँ जी, चलिए ठीक है जी। तो फ्रेगमेंटेशन और फिजन में डिफरेंस यहां से मिल जाता है आपको। तो फिर एक और क्वेश्चन अराइज हो गया, डिफरेंशिएट फ्रेगमेंटेशन एंड फिजन। हाँ जी, क्लियर है भाई? फ्रेगमेंटेशन किसमें होता है? मल्टी सेल्यूलर में। और फिजन किसमें होता है भाई और बहनों? यूनिसेल्यूलर में। इज दैट क्लियर? दोनों में वही हो रहा है, डिवाइड हो रहे हैं ऑर्गेनिज्म दो या दो से ज्यादा पार्ट में, लेकिन फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर में और फिजन यूनिसेलुलर में। इज इट ओके? यस नव्या, क्लियर है बेटा? इसका एग्जांपल है स्पायरोगायरा, स्पायरोजायरा भी बोल देते कुछ लोग, ठीक है। ग्रीन फिलामेंटस एल्गा, एल्गी है एक तरीके का, प्लांट फाउंड इन पॉन्ड्स एंड लेक्स। कैसा होता है स्पायरोगायरा? देखिए ये इस तरीके का स्पायरोगायरा, ये ऐसा देखा होगा आपने, है ना? स्पायरोगायरा इस तरीके का। देखिए ये स्पायरोगायरा दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये थोड़ा डिटेल में दिखा दूं अंदर ही अंदर कैसे डिवाइड होता है। देखिए आपस में यहाँ पे एक बाउंड्री ये थी, टूट, ये पहले ऐसे था और टूट गया दो पार्ट में, है ना, ब्रेक हो गया। ये देखिए अंदर ही अंदर ब्रेक डाउन, अंदर ही अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन, ग्रीन फिलामेंटस, फिलामेंट यानी कि लेंथ में लंबा, स्टेम लाइक, ठीक है, फिलामेंट होता है। फिलामेंट का मतलब लेंथ जिसकी अच्छी हो ना, वो फिलामेंटस बोला जाता है उसको। चलिए चलते हैं अभी पीछे। सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन। जब ये स्पायरोगायरा बड़ा हो जाता है, तो जब ये कंप्लीट मैच्योर हो जाता है, उसके बाद ये अपनी बॉडी को ऑटोमेटिकली दो या दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर लेता है। दीज पीसेस और फ्रेगमेंट्स ग्रोज इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। ये पीस जो हैं और फ्रेगमेंट जो हैं, ये छोटे छोटे जितने भी पीस में डिवाइड हुए, ये सब नए नए इंडिविजुअल बन जाते हैं। देखिए ये अलग इंडिविजुअल बन जाएगा बच्चों, ये एक इंडिविजुअल बन जाएगा, ये एक बन जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? इज इट ओके ओम अग्रवाल? तो स्पायरोगायरा फ्रेगमेंटेशन क्या होता है एक बार रीड कर ले बच्चों जल्दी से, फटाफट आपके सामने है, जल्दी से रीड करें। नव्या यादव, एम आई ऑडिबल? ये मुस्कान कौन सी है, मेहरा है या जेम्स है? मुस्कान जेम्स इंटरनेशनल है क्लास में? तो आप एक बार क्लास खत्म हो जाए तो शाम को बात करिएगा जरा। आपका टेस्ट चेक हो गया, बहुत ही अच्छा टेस्ट हुआ है आपका। मेरी इच्छा है आपके पेरेंट्स से बात करने की, ठीक है। इतने अच्छे अच्छे टेस्ट देंगे आप तो अच्छा रहेगा बात करने में, ठीक है। हाँ चलिए, नितिन मिश्रा, आदित्य राज, आगे समझ में पढ़ लिया बेटा? वंशिका मिश्रा रीड कर लीजिए जल्दी से। यस प्रेजेंट तो लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो इसको। ठीक है जी वंशिका जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आप क्लास में आए, क्लास अटेंड करने के लिए, रेगुलरली आए जरा, ठीक है जी। रोहित शर्मा, इज इट ओके? हो गया? चलते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्लियर है बच्चों? फ्रेगमेंटेशन किस किस ऑर्गेनिज्म में होता है? स्पायरोगायरा में बताया गया आपको। अच्छा, अब एक डिफरेंस है आपका फ्रेगमेंटेशन और फिजन में, जो मैं डिफरेंस बता चुका हूं आपको, यहां पे फिर वही बताया गया। द मेन डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन क्या है बच्चों? फिजन यूनिसेल्युलर में होता है, ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेल्युलर में होता है, ठीक है। देख रहे हैं आप, फिजन जो है वो एक सेल है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इस तरीके से चल रहा है प्रोसेस। यहां से ये हुआ, सबसे पहले न्यूक्लियस में कॉन्ट्रैक्शन आया, फिर न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, फिर सेल मेम्ब्रेन भी डिवाइड हो गई, ठीक है, फिर ये दो नए नए ऑर्गेनिज्म बन गए। ये यूनिसेलुलर में है, इसलिए बाइनरी फिजन कहा गया है। और ये फ्रेगमेंटेशन है ना, तो ये किस में होता है आपका? ये मल्टी सेलुलर में होता है। इज इट ओके? इतना क्लियर है? छोटा सा डिफरेंस भी मैंने दिया है, जब आपको पीडीएफ मिलेगा, शायद अभी नहीं दिखाई दे रहा हो,
पीडीएफ मिलेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। बट डिफरेंस यही है कि वो यूनिसेलर में है और ये मल्टीसेलर में है। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है बच्चों? फ्रेगमेंटेशन क्लियर हो गया है आपको? चलिए अब आ जाता है नेक्स्ट पार्ट, रीजेनरेशन। रीजेनरेशन आपने काफी जगह देखा भी होगा, जैसे आपके हेयर्स है ना, कटिंग कराइए रीजनरेट कर जाते हैं, नेल्स हैं रीजनरेट कर जाते हैं। तो हमारे तो कुछ पार्ट्स में ही रीजनरेटिव एबिलिटीज हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे रीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बींग्स कांट रीजनरेट, है ना, वो बेचारे रीजनरेट नहीं कर सकते। हमारे ऐसा नहीं होता, किसी की उंगली कट गई तो वो जी रीजनरेट हो जाएगी, जी नई उंगली आ जाएगी पूरा, है ना। फिंगर अगर, लिवर रीजनरेटिव ऑर्गन है आपका, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई, है ना। लिवर इज अ रीजनरेटिव ऑर्गन, थोड़ा सा अगर कुछ किसी वजह से प्रॉब्लम आ जाए तो वो रीजनरेट कर लेता है। अच्छा, टेल ऑफ लिजर्ड, है ना, देखा होगा आपने, उसका लिजर्ड का टेल अगर चला जाए तो वो, अच्छा टेल अगर चली जाए तो टेल रीजनरेट होती है उसकी, ऐसा नहीं होता कि टेल से पूरी लिजर्ड आ जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसकी बस बॉडी के अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है कि टेल को रीजनरेट कर ले। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म भी हैं इस नेचर में जिनके पास ये रीजनरेटिव कैपेसिटी है। तो सबसे पहले सुन लेते हैं कि रीजनरेशन है क्या, फिर आपको डायग्राम से बताएंगे। दो एग्जाम्पल हैं आपके, हाइड्रा और प्लेनेरिया के दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। दिस इज हाइड्रा, ये एक हाइड्रा है, ठीक है, हाँ, और दिस इज प्लेनेरिया, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब सुनिए डेफिनेशन सुनिए हाइड्रा में। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने कहा जी, हाइड्रा में तो बडिंग होती है। भाई बडिंग तो होती है, बडिंग इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। मैं तो रीजनरेशन की बात कर रहा हूं। रीजनरेशन इज नॉट कंसीडर्ड एज रिप्रोडक्शन। अभी आपको बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा कि हाइड्रा में बडिंग को क्यों मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कहा जाता है, रीजनरेशन को क्यों रिप्रोडक्शन नहीं माना जाता। अब मुझे एक बात बताओ यार, सिंपल सी लॉजिक है एक छोटा सा, कि मैं कहूं कि भाई इसको रिप्रोड्यूस कराना है, सपोज ह्यूमन बींग्स को रिप्रोड्यूस कराना है ना, तो क्या करेंगे जी? जी वो ह्यूमन भाई ये कहता है जी मेरे आगे वंश चलना चाहिए, ठीक है, मेरे जो है आगे वाले आने वाले, तो क्या करोगे? हाथ काट दोगे उसका, एक हाथ से दूसरा पूरा ऑर्गेनिज्म आ जाएगा और उसका हाथ दोबारा से आ जाएगा। आप ये सोच के चलो यार कि किसी ऑर्गेनिज्म को काट सकते हो क्या उसको रिप्रोड्यूस कराने के लिए? कितना पेनफुल रहेगा। वो तो बाय चांस एक्सीडेंटली ये बेचारे कटपट जाते हैं किसी वजह से, तो इनके पास एक एबिलिटी होती है कि रीजनरेट कर जाए, है ना। हमेशा तो आप किसी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कराने के लिए कटिंग नहीं करोगे। और इस हाइड्रा को काटने के लिए कौन बैठा हुआ है भाई? है ना, कोई बैठा हुआ है कि चलो जी हम चाकू लेके, नाइफ लेके बैठे हुए हैं, हाइड्रा को काटेंगे जी ताकि बेचारा रिप्रोड्यूस करे, है ना। तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये तो बाय चांस एक्सीडेंटली एक एडिशनल फीचर है हाइड्रा के पास, प्लेनेरिया के पास, जिसकी वजह से वो रीजनरेट कर जाते हैं, एक एडिशनल फीचर है ना। ठीक है, मेरी बात सुनिएगा, इनका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि रीजनरेशन इज नॉट कंसिडर्ड एज रिप्रोडक्शन, लेकिन इससे रिप्रोडक्शन होता है तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन नॉर्मल मेथड्स में इसकी काउंटिंग नहीं होती है, ठीक है। चलिए पहले पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड रीजनरेशन। और ये किसमें होता है? सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया शोज रीजनरेशन। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, ये क्या शो करते हैं बच्चों? ये शो करते हैं रीजनरेशन। समझ में आ रहा है आपको, है ना। अब मैं आपको बताता हूं प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या है? एक फ्लैट वर्म है, फाउंड इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर फ्लैट वर्म कौन है? प्लेनेरिया। अगर किसी वजह से सपोज बेचारे को चोट लग जाती है किसी वजह से, या किसी रॉक से टकरा गया, रॉक इज क्वाइट एजी, और उससे एज से कट के बेचारे के 3 पार्ट्स हो गए, देख रहे हैं आप यहाँ पे 3 पार्ट हो गए। तो सपोज एक ये पार्ट है उसका, एक ये मिडिल पार्ट है, एक ये पार्ट है, और एक ये टेल है ना, अब सपोज। तो आप देखेंगे इस हेड से पूरी बॉडी डेवलप हो गई, बीच वाले ट्रंक से ऊपर का हेड और लेग्स डेवलप हो गए, और लेग से पूरा इंसान डेवलप हो गया। कट गया था किसी वजह से बाय एनीवेज,
तो व्हाट विल हैपन, इन तीनों पार्ट से एक एक नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो गया। अच्छा, किसी ने पूछा मेरे से, एक बच्चे ने पूछा कि सर बिल्कुल चटनी बन जाए, उसका कचुम्बर निकल जाए, है ना, कचुम्बर ही बोलते हैं ना, हाँ बिल्कुल बेचारे का, तो क्या करेगा? नहीं, एक लिमिट होती है कि भाई इतना, इसके बाद वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। बिल्कुल बेचारे का सब कुछ ही बिल्कुल एकदम हलवा बन जाए उसका, तो फिर नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो कुछ पार्ट्स होने चाहिए, ठीक है, कुछ पोर्शन होना चाहिए जिसकी वजह से वो रिप्रोड्यूस कर सके, है ना। बिल्कुल एकदम फ्लैट हो गया तो फिर नहीं होगा। इज इट ओके? इतना क्लियर है आपको? मतलब सिस्टम चलता रहना चाहिए उसका, कम से कम इतना वाला पार्ट होना चाहिए, तब जाके नीचे डेवलप होगा। इज इट ओके? चलिए देखिए, उसमें लिखा हुआ है ये इज समहाउ गेट्स कट इनटू 3 पीसेस, किसी वजह से समहाउ। भैया आप ये कहोगे सर कट कैसे गया, कोई चाकू लेके थोड़ी बैठा हुआ है, लेकिन ये कट गया है किसी वजह से, मतलब कहीं कोई रीजन है, चल रहा था वहां पे, किसी वजह से कोई रॉक से टकरा गया, किसी वजह से भी हो गया काम उसका, ठीक है। आफ्टर अ सर्टेन टाइम, कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के बाद, ईच कट पीस ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लेनेरिया ग्रोज इनटू अ कंप्लीट वॉर्म, एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेगी। प्लेनेरिया इज अ वॉर्म ना, जैसे वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, फंगाई होता है, प्रोटोजोआ होता है, ऐसी वॉर्म होता है, और प्लेनेरिया कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वॉर्म्स। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रीजनरेशन अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये पूछा जाता है कि रीजनरेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? रीजनरेशन अकर बाय द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इज इट ओके? इतना क्लियर है? एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, रीजनरेशन इज नॉट जेन्युइन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। भाई कौन काटेगा इसको, प्लेनेरिया को, है ना। तो इट इज नॉट द जेन्युइन मेथड, इट इज एन एडिशनल फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन। ये बाय चांस ऐसा हो जाता है इनके अंदर, ठीक है। तो आप हाइड्रा में भी देख लीजिए, हाइड्रा के अंदर भी हो जाता है। एक बच्चे ने कहा जी हाइड्रा में बडिंग होती है। बिल्कुल सर, बडिंग एक नेचुरल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का उसके अंदर। सपोज हाइड्रा नहीं कटा, हाइड्रा का एक्सीडेंट नहीं हुआ, बहुत आराम से रहा, तो क्या वो बेचारा रिप्रोड्यूस ही नहीं करेगा? उसकी तो आने वाली जनरेशन ही खत्म हो जाएंगी। कैसा हो सकता है? नहीं होगा भैया, उसका एक जेन्युइन मेथड है, दैट इज कॉल्ड बडिंग, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? रीजनरेशन क्या होता है पहले ये समझना, इसके बाद रीजनरेशन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो पढ़ेंगे हम। चले आगे, मे बी प्रोसीड। एक बार नोट रीड कर लीजिए जरा ध्यान से। हाइड्रा और प्लेनेरिया बता दिया है मैंने आपको। शौर्य कौशिक, विनील जांगड़ा। सर तो मतलब रीजनरेशन फिर रिप्रोडक्शन नहीं है? हाँ जी, रीजनरेशन इज नॉट कंसीडर्ड एज रिप्रोडक्शन। आएगा क्वेश्चन, अभी करा रहा हूं आपको, ठीक है बेटा। मतलब देखो, अब मेरी बात सुनो, अगर सिर्फ इसके पास, आरुषि उपाध्याय, सिर्फ प्लेनेरिया के पास एक तरीका होता कि भाई ये सिर्फ रीजनरेशन से ग्रो करेगा, मेरी बात सुनना ध्यान से, बाय चांस इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, बाय चांस का कुछ भी मिस हैपनिंग नहीं हुई, तो क्या बेचारा रिप्रोड्यूस ही नहीं करेगा? ये तो एक्सटेंट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये तो, है ना। ये तो एडिशनल फीचर है कि किसी वजह से एक्सीडेंट हो गया तो ग्रो कर जाएगा, ठीक है। अदरवाइज का जेन्युइन मेथड अलग होगा, ठीक है, जैसे हाइड्रा में बडिंग होता है। इज इट ओके? इतना क्लियर है? मैं प्रधान, हाँ जी, वंश यादव, लक्ष्य सिंह है क्या? लक्ष्य सिंह। एक पंकज गुप्ता ने भी पंकज गुप्ता ने बहुत अच्छा टेस्ट किया है, इतना अच्छा टेस्ट किया है कि मन करता है कि मतलब 2-2, 3-3 नंबर लाना ऐसे ना आर्ट अपने आप में, है ना। बहुत सारे 3, 4, 5 लोग हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की है कि 2 ही नंबर आए बेचारों के, है ना। तो बहुत अच्छा है, ऐसे लोगों के पेरेंट्स को मिलके कांग्रेचुलेशन देना पड़ेगा मुझे कि इतने एफर्ट कर रहे हैं। 2 नंबर 3 नंबर यार, मतलब पूरा गट्स चाहिए इतने मार्क्स लाने के लिए, ऐसे थोड़ी आते हैं। क्यों भाई गुप्ता जी, जयंत गौड़, है ना। मैं सबके सामने नाम लूंगा ताकि आपको थोड़ा अच्छा फील हो, है ना। भाग गए, जिनका नाम लिया वही भाग गए, ये अच्छा है। पर जाओगे कहाँ? अच्छा हो, यहीं पे हो, ठीक है। अपना जिसको चाहिए हो ना, अपना पेपर पीडीएफ मंगवा लेना। जो सोच रहा हूं मेरे 3 नंबर नहीं आ सकते, उनका पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। स्पेशल रिक्वेस्ट पे आएगा पीडीएफ, ठीक है। चलिए, अब बच्चों रीजनरेशन कैसे होता है, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। रीजनरेशन के अंदर क्या प्रोसेस है, सुनिएगा। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स। भैया जहां स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे ना, वहीं होगा। जैसे हमारे नेल्स में स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, यहां रीजनरेशन होता है। हेयर्स में स्पेशलाइज्ड सेल्स है, यहां रीजनरेशन होगा। तो सारा खेल ही स्पेशलाइज्ड सेल्स का है, ठीक है। अगर जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर ही
कैपेबिलिटी होती है, पोटेंशियल होता है फटाफट 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 रिप्रोड्यूस करने का, रीजनरेट करने का। अब यहां पे एक लाइन है, दीज सेल्स प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब होता है बेटा रैपिड इंक्रीज, मतलब बहुत ज्यादा जल्दी इंक्रीज करते हैं, ह्यूमंगस, है ना। प्रोलिफरेट का मतलब होता है रैपिड इंक्रीज इन द नंबर। अरे यार ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड। रैपिड इंक्रीज, रैपिड इंक्रीज। प्रोलिफेरेट का मतलब होता है रैपिड इंक्रीज, बहुत ह्यूज रेट पे इंक्रीज करते हैं बच्चों ये स्पेशलाइज्ड सेल्स, एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, है ना, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बना लेते हैं। फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल, अब इस मास ऑफ सेल से क्या होगा, डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंजेस टू बिकम वेरियस सेल टाइप्स एंड टिश्यूज। अच्छा ये सेल्स क्या करेंगे, फटाफट बहुत सारे सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल क्या होता है बच्चों, टिश्यू हो जाता है ना, पढ़ा होगा आपने, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं। और दीज चेंजेस, अभी टिश्यूज बना लेते हैं, और दीज चेंजेस टेक्स प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस रेफर टू एज डेवलपमेंट। अच्छा ये ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस में होता है, होता क्या है सुनिएगा जरा ध्यान से भाई। ये है, सपोज ये कोई ऑर्गेनिज्म था, सुनिएगा ये बड़ा अच्छा सा पॉइंट है, ये कोई ऑर्गेनिज्म था बच्चों, है ना, ये मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म था, मतलब ऐसा कोई होता नहीं है, एलियन टाइप लग रहा है, ठीक है। ये बेचारा यहां से एक्सीडेंटली कट हो जाता है ना। अब ये कट हो गया, अब क्या होगा, अब ये वाले जो सेल्स है ना, ये वाले, अब यहां पे प्रोलिफरेशन स्टार्ट होगा, रैपिड इंक्रीज, फटाफट फटाफट सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, सेल डिवीजन 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 सेल डिवीजन, और धीरे 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 करके ये पूरा अरेंजमेंट हो जाएगा। जैसे कि आपके चोट लगती है तो व्हाट विल हैपन, जैसे चोट लगा ना तो उसके बाद रीजनरेटिव स्किन जो है, रीजनरेटिव एबिलिटी होती है, स्किन रीजनरेट हो जाती है ना। वो देखा होगा आपने, पहले बड़ा बड़ा बहुत हैवी सा कट लग गया आपको, कुछ टाइम के बाद वो थोड़ा सा रफ सा सरफेस बनेगा उसके ऊपर, धीरे 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 स्किन जो है रीजनरेट हो जाके बिल्कुल क्लियर स्किन जैसी हो जाती है। तो दैट इज समथिंग नोन एज रीजनरेशन। आपकी बॉडी में भी होता है, आपको चोट लगी ना, बाहर से कहीं से लगवाया क्या, मसल्स लगवाई, आपने कहा जी वो डॉक्टर जो है आर्टेमिस के डॉक्टर ने मेरे यहाँ पे हो गया था, मसल्स लगा दी ऊपर, या स्किन नहीं लगा दी मेरे ऊपर, है भाई, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। कपड़ा भाई, अगर कोई कपड़ा थोड़ी है, कपड़ा फट जाए तो ऊपर से कपड़ा लगवाना पड़ता है नया, है ना। स्किन जब कट होती है, कुछ भी होता है, तो स्किन ऑटोमेटिकली रीजनरेट करती है। अब शायद आप इस चीज को बेटर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि कैसे आपकी स्किन, कोई कितना भी बड़े से बड़ी चोट आपको लग जाए, कुछ टाइम के बाद धीरे 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 रिकवर हो जाता है ना, बिल्कुल प्लेन हो जाता है ना। हाँ थोड़े बहुत निशान रह जाए वो एक अलग इशू है, लेकिन क्लियरली आपका जो भी लॉस हुआ था, सपोज यहां चोट लग जाती है, यहां चोट लग गई, जो भी लॉस हुआ था वो सब रीजनरेट हो गया कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो दैट इज समथिंग नोन एज रीजनरेशन। ऑटोमेटिकली धीरे 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 सेल्स डेवलप होते जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि चलो जी पूरे के पूरे रेडी हो गए हम तो, है ना। इज इट ओके, रीजनरेशन समझ में आया आपको। हाँ जी बोलो, कुछ कोई कहना चाह रहा था कुछ। सर इसमें कितना टाइम लगता है। भाई देखो इसमें होता है, जैसे हर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग, है ना। जैसे आप में, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर 1 वीक से लेके, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द कट, है ना। छोटी सी चोट लगती है तो विद इन 2-3 डेज ठीक हो जाती है, बड़ा कट होता है तो 15-20 डेज लगते हैं, है ना। इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द कट एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वेरी करता है ये सब। मेरे एक चोट लगी, हल्का सा कट लग गया, वो पेंसिल में, पेंसिल ऐसे चल गई तो वो तो विद इन 2 डेज ठीक हो जाएगी। लेकिन एक जो है, मैं जा रहा था एकदम से गिर गया अचानक स्कूटर से, तो व्हाट विल हैपन, नी पे लगी चोट तो उसने कितना टाइम ले लिया, उसने 15 डेज ले लिए, है ना। दैट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द कट, कितना काम करना है उसको, कितना रिप्रोडक्शन करना है, कितना रीजनरेट करना है, उससे डिपेंड करेगा। अब एक यहां से कट गया, इट विल टेक सपोज 15 डेज, एक यहां से कटता तो 2 दिन में ही हो जाता। समझ रहे हो मेरी बात को, इज इट ओके। हाँ जी अरे बताओ भाई, बोल तो नहीं। अच्छा ये धीरे धीरे ना कम होते जा रहे हैं, पूरा 1-1 मिनट का रिकॉर्ड रहेगा इसमें कि किस बच्चे ने कितने मिनट कितने सेकंड क्लास अटेंड की है, और लेस देन 90% के घर जो है
बहुत अच्छा सा मैसेज जाएगा, तो ध्यान से क्लास पूरी अटेंड करिएगा, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया है, एक एक्सप्लेनेशन दिया है, ध्यान से सुनना। आरुषि उपाध्याय, रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन सिंस मोस्ट ऑर्गेनिज्म वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड अपॉन बीइंग कट अप टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस। ऐसा नहीं होगा यार, हर ऑर्गेनिज्म को सिर्फ काटने पे लगे रहोगे क्या? काटो इसको, रिप्रोड्यूस करेगा, कौन काटेगा भाई? आपके पास है इतना टाइम? आपको दे दें जी, जॉब दे दें जी, प्लेनेरिया को काटना है, कोई करेगा? बताओ जरा, है ना? हाँ, तो यार इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा कि रिप्रोडक्शन नहीं है, सिंस ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का लाइन है, प्लीज इसका रट्टा घोटा सब कुछ लगा लेना, इसको जरूर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये आपको बता रहा है एक्सप्लेनेशन कैसे, रीजनरेशन कैसे होता है। द सेल ऑफ द कट बॉडी पार्ट डिवाइड रैपिडली टू मेक बॉल ऑफ सेल्स, है ना, फटाफट फटाफट डिवाइड होने लगेगा और बॉल बनानी शुरू कर देगा। दीज स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट इन द बॉल ऑफ द सेल मूव टू देयर प्रॉपर प्लेसेस, और धीरे 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 वो अपनी प्रॉपर प्लेसेस पे आते चले जाएंगे। जो अपनी प्रॉपर प्लेसेस में फिक्स हो जाएंगे तो वो डिफरेंट टिश्यूज बना लेंगे। जैसे आपकी चोट ठीक होती है यार, जैसे आपकी स्किन ठीक होती है, वही सेम प्रोसेस है। दिस टिश्यू फॉर्म्स वेरियस ऑर्गन्स, अब इसमें तो ऑर्गन बन जाता है, हमारे तो टिश्यू बन गया, हमारे सेल्स डिवाइड हुए, एपिथेलियल टिश्यू बन गया ऊपर वाला, है ना। नीचे सपोज कई बार देखा होगा आपने, हैवी कट लग जाता है तो मसल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, पहले तो मसल्स बनेंगी, उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू बनेगा। वो किसकी वजह से बना? सेल्स बार बार डिवाइड होते गए होते गए होते गए, अपनी प्लेसेस को फिल करते गए, जैसे जैसे प्लेसेस फिल होते गए हमारा हाथ पूरा ठीक होता चला गया। ठीक है जी, क्लियर है इतना बच्चों? बताएं जरा, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिएगा। यहां पे ये क्वेश्चन है, हाउ रीजनरेशन टेक्स प्लेस, कैसे रीजनरेशन होता है, और व्हाई रीजनरेशन इज नॉट कंसिडर्ड एज रिप्रोडक्शन। ये क्वेश्चन और लिख लीजिएगा, व्हाई रीजेनरेशन इज नॉट considered as रिप्रोडक्शन। अगर 1 मार्कर आता है तो आपको सिर्फ यही लाइन लिखनी है, सिर्फ ये नीचे वाली जो मैंने हाईलाइट की है, और अगर आपका 2 मार्कर आता है तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? हाँ जी, ओम अग्रवाल, इज दैट क्लियर? यश शर्मा, क्लियर है भाई? क्लियर है? पढ़ना है यार इसको, नहीं है? हाँ। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन। हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं ग्रो कर सकते? हम क्यों नहीं ग्रो कर सकते भाई? हमारा अगर यहां से सपोज किसी का हाथ ऐसे कट जाता है यहां से, क्या उसकी फिंगर्स आ जाएंगी फिर से? हाँ जी बताएं जरा, है ना। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ऐसी क्या प्रॉब्लम होती है? मैंने आपको बताया कि स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। तो बच्चों ने पूछा कि सर हमारे अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स नहीं है। हमारे अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, लेकिन एक लिमिट तक है। आपकी स्किन डिस्ट्रॉय होती है तो स्किन रीजनरेट कर जाएगी, लेकिन अगर स्किन के बाद मसल सेल्स के बाद बोन और ये सब कट गया अगर पूरा, तो भैया इतना कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट हो जाता है। अपना देखा आपने कितना, भाई देखो ब्लड भी फ्लो कर रहा है और बोन्स भी हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो वो फिर इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम, वो कहता है अगर सिंपल होगा ना, सिंपल कंस्ट्रक्शन करनी होगी तो मैं कर दूंगा, लेकिन भैया इतना कॉम्प्लेक्स, पहले बोन बनाओ, फिर वेन्स बनाओ, फिर आर्टरीज बनाओ, फिर ब्लड लाओ, और फिर ये सारा काम करो, हमसे ना हो पाएगा। तो मैं अब आपको बताता हूं कि क्या रीजन है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आर नॉट मियरली रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स। भैया रैंडम कलेक्शन नहीं है सेल्स का, ऐसे ही नहीं है, कहीं भी रैंडम पिक्स नहीं है, कोई भी उठा के कहीं भी डाल दी, है ना। ऐसे ही करते हो ना कुछ लोग, उल्टी सीधी 2 4 5 इधर उधर के पिक्स डाल देते हैं, फिर वहां पे थोड़ा सा स्टोरी लगाते हैं कि रैंडम पिक्स, है ना। तो यहाँ पे रैंडमनेस नहीं है, यहाँ ऊपर स्किन है तो स्किन ही होगी, उसके बाद मसल्स हैं तो मसल्स ही होगी, उसके बाद बोन है तो बोन ही होगी। ऐसा नहीं है कि घर की सरकार है ऊपर बोन नीचे मसल, ऐसा नहीं होगा, समझ गए? तो रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स नहीं है। स्पेशलाइज्ड सेल्स क्या करते हैं अब? स्पेशलाइज्ड सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन देम एज टिश्यू एंड टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड एज ऑर्गन्स। स्पेशलाइज्ड सेल्स क्या होते हैं? टिश्यूज बनाते हैं, और टिश्यू से क्या बनता है बच्चों? ऑर्गन। और ये ऑर्गन की डेफिनेट फिक्स प्लेसिंग होती है कि हार्ट इधर है तो इधर ही होगा, किडनी इधर है तो इधर ही होगी। ऐसा नहीं है किडनी ऊपर आ गई ब्रेन नीचे चला गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? These organs have to be placed at definite positions. एक फिक्स पोजीशन पे होना पड़ता है इन ऑर्गन्स को।
और इन सच अ केयरफुली, अब ये वो लाइन आ गई जिसका मुझे इंतजार था, इन सच केयरफुली ऑर्गेनाइज सिचुएशन सेल बाय सेल डिवीजन वुड बी इम्प्रैक्टिकल। इतना आसान नहीं है कि पहले इतने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर पहले बोन बनाओ, फिर आर्टरीज बनाओ, फिर वेन्स बनाओ, फिर मसल्स बनाओ, फिर टेंडन बनेगा, लिगामेंट बनेगा। भैया इतना हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो देखा होगा किसी की उंगली कट जाती है तो फिर वहीं की वहीं पैक करके छोटी रह जाती है ना। हाँ, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर देयरफॉर नीड्स टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स वेज, तो उनको ज्यादा एडवांस मेथड चाहिए, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे मेथड चाहिए जिनके थ्रू वो रिप्रोड्यूस कर सके। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है? प्लीज इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा, ये बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आज हम यहीं तक करेंगे, बडिंग और जो बाकी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बच गया है वो आपका नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है बच्चों, किसी को कोई पार्ट समझ में नहीं आया हो तो आप अपना जो है वो रिकॉर्डिंग इसकी देख सकते हैं, आपको रिकॉर्डिंग का सेक्शन होगा उसमें मिल जाएगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं इसको यूट्यूब पे भी परसों तक डाल दूंगा, तो वहां से आप थोड़ा सा आगे पीछे शॉर्ट वॉट करके देख सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको ये करना है बच्चों कि इसको तो ये मैं अभी क्लासरूम पे, गूगल क्लासरूम पे डाल रहा हूँ, वहां पे सारा रिटर्न में मेरे को वर्क चाहिए। ये वाला जो ये वाला वर्क है जो आज हमने किया, ये सब रिटर्न में चाहिए। और एक जो टेस्ट पेपर है, टेस्ट पेपर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, वो भी आपको गूगल क्लासरूम पे सबमिट करना है। 2 काम है मेरी तरफ से, और मैं नेक्स्ट क्लास में कोई काम नहीं दूंगा, इन दोनों कामों को कंप्लीट करके आप रख लें। ठीक है, होप इतना क्लियर है आपको। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको गूगल क्लासरूम पे मिल जाएगी, अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ 2 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है बच्चों? हाँ जी, अटेंडेंस आपकी हो चुकी है। हाँ ठीक है, मैं अभी पीडीएफ शेयर कर रहा हूं, अगर आप यहां से लेना चाहते हैं तो अभी भी ले सकते हैं। जिसको रुकना, जो ले सकता है वो ले सकता है। मेरी तरफ से क्लास ओवर हो चुकी है, आप लीव कर सकते हैं। सर